नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम मुग़ल काल की अंतिम क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आज करेंगे मुग़ल कालीन प्रशासन, स्थापत्य, संगीत एवं उनके चित्रकला और साथ ही साथ जो साहित्य से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को आज ही कवर कर लेंगे। इस तरह से क्या है, मुग़ल कालीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से हम फिर प्रारंभ करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ज्ञान में। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न है कि किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो देवनागरी लेख से युक्त जो सिक्के थे राम सिंह के, वो चलवाया था अकबर के द्वारा। मुग़ल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुग़ल काल के दौरान जो तांबे का सिक्का प्रचलित था उसे दाम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं, मुग़ल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुग़ल प्रशासन के अंतर्गत जो जिले को नाम से जाना जाता था तो सरकार के नाम से जाना जाता था। जिले को सरकार कहा जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो है ये लगान निर्धारण की विधि में प्रयोग होता था। नेक्स्ट है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि अनुदान भूमि को मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास कहा जाता था। तो जो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि होती थी तो मुग़ल प्रशासन में उसे मदद ए मास शब्द से इंगित किया गया है। नेक्स्ट है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मदरसा ए बेगम की जो स्थापना है वो की गई थी माहम अनगा के द्वारा। माहम अनगा के द्वारा दिल्ली का शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था। नेक्स्ट है कि मुग़ल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुग़ल कालीन भारत में राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था भू राजस्व। भू राजस्व ही क्या हुआ करता था, उसमें आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। किस मुग़ल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था अकबर का बेटा जहांगीर। ये जो तंबाकू है ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। नेक्स्ट है कि किस विदेशी यात्री को मुग़ल सेना में किस चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो था निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची को जो है वो मुग़ल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। मुग़ल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो मुग़ल काल में जो सेना का प्रधान होता था वो होता था मीर बख्शी। मुग़ल काल में सेना का प्रधान होता था मीर बख्शी। नेक्स्ट आता है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा जो है वो उसके संस्थापक है अकबर। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा के बारे में दिया गया है। तो मनसबदारी का जो प्रथा है वो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी और ये प्रारंभ हुई थी 1575 में। 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा की स्थापना होती थी, जिसका अर्थ होता था पद या श्रेणी। मनसब का अर्थ यह होता था पद या श्रेणी। इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन करना। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था है वो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। नेक्स्ट आता है कि मुग़ल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो मुग़ल काल में राजस्व अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट है मनसबदारी के संदर्भ में द्विअस्पा जिसके पास 2 घोड़े हों उसे 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े हों की व्यवस्था को लागू करने वाला मुग़ल शासक कौन था? द्विअस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था को लागू करने वाला जो शासक है वो है जहांगीर। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ सभी डिपार्टमेंट दिए गए हैं और उनसे संबंधित उनके उच्च अधिकारी कौन से हुआ करते थे उनके बारे में है। तो दीवानी इंसा जो है वो सल्तनत काल की सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य के लिए विभाग था।
नेक्स्ट है दीवाने वजारत। दीवाने वजारत जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग हुआ था, जिसका प्रमुख वजीर हुआ करता था। इसमें लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की जो देख रेख आदि से संबंधित जानकारी होती थी, ये कार्य किए जाते थे दीवाने वजारत में। नेक्स्ट है दीवाने कजा। दीवाने कजा का जो प्रमुख हुआ करता था उसे कहते थे काजी उल कुजात। और दीवाने कजा क्या है, एक न्याय विभाग है, और इस न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था उसे काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। दीवाने बरीद। दीवाने बरीद जो है वो गुप्तचर विभाग है, और दीवाने गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था वो बरीद ए मुवालिक के अधीन कार्य करता था। नेक्स्ट है दीवाने आरिज। दीवाने आरिज क्या है, ये सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख करने वाला अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है दीवाने रियासत। दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत जो है वो विदेश विभाग से संबंधित विभाग है। और मुहतसिब। मुहतसिब जो होता था ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करने का कार्य करता था, जिसे मुहतसिब के नाम से जाना जाता था। बाकिया नवीस। बाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था। बाकिया नवीस कौन होता था, तो यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस। खुफिया नवीस जो होता था गुप्त पत्र लेखक होता था। समाचार पत्र लेखक को बाकिया नवीस, और जो गुप्त पत्र के लेखक होते थे उन्हें खुफिया नवीस के नाम से जाना जाता था। दरोगा ए डाक। दरोगा ए डाक जो है यह एक गुप्तचर विभाग है, इसका प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। दीवाने तन। दीवाने तन जो है वो वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों को निपटारा कौन करता था, दीवाने तन। मीर आतिश। मीर आतिश जो है वो शाही तोपखाने का प्रधान होता था। मीर ए बहर। मीर ए बहर जो है वो जल सेना का प्रधान। जल सेना के प्रधान को मुगल काल में क्या कहा जाता था, मीर ए बहर। और हर कारा है जासूस या संदेश वाहक होते थे। हर कारा जासूस और संदेश वाहक दोनों होते थे। बितक्ची क्या है, तो बितक्ची जो है वो अकबर के अपने शासनकाल के दौरान 19वें वर्ष में दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु नियुक्त किया था। दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्त किया गया था उसे बितक्ची कहते थे। मुशरिफ। मुशरिफ क्या है, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा जो करता था वो मुशरिफ कहलाता था। नाजिर ए बयूतात। नाजिर ए बयूतात जो है वो शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। शाही कारखानों का जो अधीक्षक होता था उसे नाजिर ए बयूतात कहते थे। एक बार फिर से इन सबका रिवीजन कर लेते हैं सभी डिपार्टमेंट के। दीवाने इंसा किससे संबंधित है, तो दीवाने इंसा जो संबंधित है वो गुप्त सुल्तान के आदेश लिखने एवं डाक संबंधी है। दीवाने वजारत। दीवाने वजारत यह लगान हो गया, अर्थव्यवस्था, राज्य की आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख से संबंधित। दीवाने कजा। दीवाने कजा जो है वो एक न्याय विभाग है, और इसका प्रमुख जो होता था उसे काजी उल कुजात कहते थे। दीवाने बरीद। दीवाने बरीद है ये गुप्तचर विभाग, जिसे बारीद ए मुवालिक के अधीन हुआ करता था। दीवाने आरिज। दीवाने आरिज जो है वो सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की सेना से संबंधित क्या है, दीवाने आरिज। दीवाने रिसालत क्या है, दीवाने रिसालत एक विदेश विभाग है। मुहतसिब क्या होते हैं, मुहतसिब होते हैं प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करने वाला अधिकारी मुहतसिब कहलाता था। बाकिया नवीस। बाकिया नवीस से समाचार का लेखन होता था। खुफिया नवीस। खुफिया नवीस है यह गुप्त पत्र के लेखक होते थे, जिन्हें खुफिया नवीस के नाम से जानते हैं। दरोगा ए डाक। दरोगा ए डाक जो है यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट आता है दीवाने तन। दीवाने तन जो है वो वेतन, जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश। मीर आतिश जो है यह शाही तोपखाने का प्रधान था। शाही तोपखाने का प्रधान कौन है, मीर आतिश। मीर ए बहर। मीर ए बहर होता था जल सेना का प्रधान। हर कारा है जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। बितक्ची कौन है, तो बितक्ची है अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार के सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी।
अगला आता है मुशरिफ। मुशरिफ क्या है? आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला मुशरिफ कहलाता था। और नाजिर ए बयूतात, नाजिर ए बयूतात जो है वो शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। तो इस तरह से क्या है पूरे डिपार्टमेंट देख लिए गए हैं मुगलकालीन प्रशासन में। मुगल मिश्रित सैनिक इकाइयों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान, मुसलमान सभी क्या हैं समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट अब आते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है मुगल काल के दौरान, क्योंकि इस साहित्य से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अनबर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस, अनबर ए सुहेली नामक ग्रंथ भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। तो जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा हैं, इनकी रचना को फारसी में अनुवाद किया जाता है जिसको क्या नाम दिया गया? अनवर ए सुहेली। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी? तो मुगल काल के दौरान जो भाषा प्रचलित थी वो थी फारसी भाषा। औरंगजेब जो था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? तो औरंगजेब जो है वो बीड़ा बजाने में निपुण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण दिए। तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम जो है वो उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उसने पुस्तक लिखी है हुमायूं नामा, जिसमें क्या है मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? तो उत्तर भारत में जो संगीत का अग्रदूत है उनका नाम है मोहम्मद रिजा खान। मोहम्मद रिजा खान उत्तर भारत में संगीत का अग्रदूत। नेक्स्ट है दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन होता है वो होता है अब्दुल समद के द्वारा। प्रमुख राजकवि और शासक देख लेते हैं। तो राजकवि जो मुल्ला गजाली मसदरी है वो अकबर के शासनकाल के दौरान राजकवि था। तालिब अमूली जहांगीर के शासनकाल में राजकवि था। और शाहजहां का जो राजकवि है वो है अब्दुल तमी कालीम और कादिसी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इसकी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुगल चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो मुगल चित्रकला में के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है हमजानामा। हमजानामा मुगल चित्रकला के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृति है। नास्तलिक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नास्तलिक क्या है? तो नास्तलिक एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। तो नास्तलिक क्या है? नास्तलिक एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? तो मुगल शैली चित्रकला का जो प्रारंभ है वो हुमायूं के समय काल में प्रारंभ हुआ था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? तो वो था लखनऊ में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वह कहाँ स्थित था? तो वो था लखनऊ में। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में पहली आगरा के किले आगरा के किले में मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरी है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित दिल्ली की जामा मस्जिद और जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा है, ऊंची पतली मीनारें हैं और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला क्या थी? अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, जिसमें दो उत्कृष्ट उदाहरण हैं इसकी। एक तो है आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद और जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरा है लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली की जामा मस्जिद। तो आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद जो हैं वो दो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ प्रमुख स्थापत्यों की एक लिस्ट है और इसको देख लेते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है और ये बनवाया किसने था? तो शेर शाह ने खुद का अपना मकबरा निर्मित करवाया था।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अब आता है जहांगीरी महल। जहांगीरी महल फतेहपुर में सीकरी में स्थित है और इसको निर्मित करवाया था अकबर ने। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में और जहांगीर महल जो है वो आगरा में है, ये भी अकबर के द्वारा निर्मित करवाया जाता है। अकबरी महल भी आगरा में है, अकबर द्वारा निर्मित करवाया गया। आगरा का किला आगरा में है और यह भी निर्मित करवाया था अकबर ने। दीवाने आम और दीवाने खास की निर्माण भी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में करवाया जाता है। पंचमहल और मरियम महल का निर्माण भी फतेहपुर सीकरी में किसके द्वारा? अकबर द्वारा ही होता है। तो सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य हैं वो अकबर के द्वारा ही करवाए गए हैं। जामा मस्जिद कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, अकबर द्वारा निर्मित है। तुर्की सुल्तान का महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित करवाया गया। बुलंद दरवाज़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय के दौरान करवाया गया था फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। अकबर का मकबरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में है और ये सिकंदरा में निर्मित करवाया था किसने? जहांगीर ने। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर के द्वारा सिकंदरा में करवाया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और इसको निर्माण करवाया था उनकी बेटी एतमादुद्दौला की बेटी नूरजहां के द्वारा। जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में है, शाहदरा लाहौर में है और निर्माण करवाया था किसने? नूरजहां ने। इसके बाद आ जाते हैं शाहजहां के बहुत ज़्यादा स्थापत्य हैं। तो शाहजहां के जो स्थापत्य काल है इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसके प्रमुख स्थापत्य में हैं, आगरा में इसके प्रमुख स्थापत्य हो जाते हैं दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, खास महल, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद और मच्छी मस्जिद भवन। तो इस तरह शाहजहां के का है आगरा के ये प्रमुख स्थापत्य हैं। कौन कौन? दीवाने आम है, दीवाने खास है, शीश महल और खास महल है, नगीना मस्जिद और जामा मस्जिद और साथ में मच्छी भवन है। इसके बाद दिल्ली में जो शाहजहां के स्थापत्य हैं, तो दिल्ली में देखे जाए शाहजहां के जो स्थापत्य हैं उनमें है लाल किला सबसे इम्पोर्टेंट, मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद तो आगरा में ही है, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। और जहानाबाद जो है ये सब दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, दीवाने आम और दीवाने खास भी कहाँ? दिल्ली में है। तो इस तरह से क्या है मुगल कालीन के दौरान ये प्रमुख स्थापत्य हैं। तो इम्पोर्टेंट को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। जहांगीरी महल कहाँ है? तो जहांगीरी महल है फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद आ जाता है पंचमहल, मरियम महल, ये कहाँ है? तो ये सभी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, अकबर द्वारा निर्मित करवाए गए। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, अकबर द्वारा निर्मित है। अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। तो इस तरह से जितने इम्पोर्टेंट स्थापत्य थे उन सभी को हमने देख लिया है। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हुमायूं का मकबरा है उसमें पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग करके तथा दोहरे गुंबद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट अब आते हैं मुगल कालीन प्रमुख साहित्यों के बारे में देखते हैं। मुगल कालीन प्रमुख साहित्यों में है रामायण का जो फारसी में अनुवाद होता है वो किया जाता है बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद होता है। भगवत गीता का जो फारसी में अनुवाद किया जाता है वो भगवत गीता का करता है राजा टोडरमल के द्वारा भगवत गीता का फारसी में अनुवाद होता है। योग वशिष्ठ का जो अनुवाद है वो किया जाता है दारा शिकोह के द्वारा। अथर्ववेद का जो फारसी भाषा में अनुवाद करता है वो है सरहिंदी। पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वो किया गया था मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी के द्वारा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया जाता है।
लीलावती, लीलावती पुस्तक का जो फारसी में अनुवाद किया जाता है वो किया गया फायजी के द्वारा। कलियादमन, कलियादमन का अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद होता है। बामन उपनिषद, बामन उपनिषद का जो अनुवाद किया गया था वो किया गया था फारसी भाषा में दारा शिकोह के द्वारा। नेक्स्ट है अकबरनामा, अकबरनामा जो पुस्तक के लेखक है उसका नाम है अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में अकबरनामा पुस्तक लिखी जाती है। बाबरनामा, बाबरनामा का जो लेखक है रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा इसका ये तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई थी, जिसको फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसने, अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। हुमायूं नामा किसने लिखी, तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी जो बाबरनामा है इसको बाबर नहीं लिखा था, किसमें, तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी को जो है ये जहांगीर के द्वारा ही फारसी भाषा में लिखी जाती है। मुंतखब उल तवारीख, मुंतखब उल तवारीख जो है वो फारसी भाषा में लिखी थी बदायूनी ने। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा एक जहांगीरी लिखी थी फारसी भाषा में मोतमिंद बख्शी ने। नेक्स्ट आती है मासीरे जहांगीरी, मासीरे जहांगीरी का जो फारसी भाषा में लिखा गया वो लिखा गया ख्वाजा कामगार के द्वारा। तबकाते अकबरी, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तबकाते अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी जाती है, फारसी भाषा में भी ये भी है। शाहजहांनामा को, शाहजहांनामा को लिखा था इनायत खान ने। नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक हैं खफी खां। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा के लेखक का नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी जो है वो साकी मुस्तैद खां के द्वारा लिखी गई। फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट है पादशाहनामा, पादशाहनामा जो है वो मोहम्मद अमीन के इसके लेखक हैं। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ पुस्तकों को याद करना इम्पोर्टेंट है। जैसे रामायण का जो अनुवादक है वो है बदायूनी और भगवत गीता का है राजा टोडरमल। इसके बाद अथर्ववेद का जो अनुवादक है वो सरहिंदी है और लीलावती के फैजी। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट ये है जो दारा शिकोह, दारा शिकोह की है, यह उपनिषदों, उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने किया था और इसका जो शीर्षक था सिर ए अकबर के नाम से था। अकबरनामा किसने लिखी थी, तो अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। अब बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूं नामा कौन लिखी थी, तो हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम और बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है, तो एकमात्र गुंबद विहीन जो मकबरा है वो अकबर का मकबरा जो कि कहाँ, सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। तो पित्रादुरा का जो प्रारंभ है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, तो ये होता है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृति से सजाने का चलन आरंभ हुआ, जिसे क्या है पित्रादुरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है हुमायूं के मकबरा से महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है कि मकबरे का निर्माण जो है 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था और यह जो मकबरा है वह दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद से निर्मित होने वाला पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। 4 बाग पद्धति वाला मकबरा किसका है, तो हुमायूं का है, जबकि पहला बाग युक्त मकबरा जो है वो सिकंदर लोदी का मकबरा है। इस मकबरे को क्या है, इसी मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। जो हुमायूं का मकबरा है इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है।
हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में प्रमुख हैं जैसे हाजी बेगम है, हमीदा बानो बेगम है, हुमायूं की बेटी छोटी बेटी बेगम दारा है, बेगम है, छोटी बेगम बेगम है और दारा शिकोह है, जहांदार शाह, फर्रुख सिया, रफ़ी उर रज्जात और अंतिम जो शासक है वो है आलमगीर द्वितीय। तो इसमें क्या है, हुमायूं के मकबरे में बहुत से मुगल घराने के जो लोग थे उनको दफनाया गया है। नेक्स्ट आता है दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह जो है वो कौन है, बहादुर शाह जफर, जो 1857 के क्रांति में रंगून भेज दिया जाता है। तो उसके 3 शहजादे को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर है उसके 3 शहजादे, 3 पुत्र जो थे उनको वहाँ का लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा 1857 की क्रांति में क्या है हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो चित्रकार मंसूर को नादिर उल अस्र के उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो तानसेन जी का जो मकबरा है वो है ग्वालियर में। रामचंद्रिका रसिक प्रिया की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो रामचंद्रिका रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशव दास। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कितने वर्षों में हुआ, लगभग 15 वर्षों में। इसके महत्वपूर्ण भवन है खास महल है, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, बीर महल का महल इत्यादि क्या हैं फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी के अंदर ये प्रमुख इमारतें निर्मित हैं। नेक्स्ट आता है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई, तो जहांगीर जो था वो एक चित्रकारी में बहुत रुचि लेने वाला शासक था जिसके शासनकाल में चित्रकारी जो है वो पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है, तो मुगल चित्रकला के अंदर भारतीय, ईरानी, फारसी शैलियों का क्या है सम्मिश्रण पाया जाता है। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है, तो पित्रादुरा तकनीक का जो प्रयोग हुआ है वो एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है जो क्या है ईरानी शैली में निर्मित है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न क्या हैं शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। तो पहाड़ी स्कूल हो गया, राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, यह क्या है चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लायोनिषद नामक एक छोटे उपनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी, तो ये रचना करवाई थी अकबर ने। नेक्स्ट एक और अंतिम पॉइंट देख लेते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। तो ये जो अभी इसके बाद और भी टॉपिक हैं लेकिन इनको हम कल करेंगे। तो मुगल काल से संबंधित जितने टॉपिक थे वो सब पूरे हो चुके हैं। अब कल से हम प्रारंभ करेंगे क्या है, एक और क्लास है मराठा राज्य से संबंधित, इसको कर लेंगे और इसके बाद क्या है मराठा के बाद मुगल ख़त्म हो जाएगा और प्रारंभ होगा फिर क्या आधुनिक भारत। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से लेकर क्लास आएंगे और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।